हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अवसर सर्कल में। आज हम लोग आपसे बात करेंगे यूपीएससी या यूपीपीसीएस या एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस लोग के लिए रामबाण। ठीक है, जैसा अभी कि बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, देखे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। 68 बीपीएससी हुआ था, देखे आपकी क्वेश्चन का लेवल क्या था। मतलब अब जो है किसी भी एग्ज़ाम में एक्चुअल में खोजा जाता है, जो आयोग सही काम कर रही है, कि नॉलेज स्टूडेंट के पास है या नहीं। पहले क्या था, रटा रटाया क्वेश्चन जो है, वन लाइनर जो है वो आता था और उसे आप मार के रट के क्या कर लेते थे, एग्ज़ाम पास कर लेते थे। अब ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। आज हम लोग बात करेंगे कि झोल झाल पढ़ला से कुछ ना हो, जब तक ई नहीं के पढ़ू रिजल्ट ना हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक, उसमें क्या चेंजिंग लाना पड़ेगा। ठीक, किस तरीके से हम लोग चेंजिंग लाएंगे। तो आज एक सेट है जिसमें हम देखेंगे कि पढ़ने का तरीका और क्वेश्चन का लेवल दोनों, और आपका 68 एग्ज़ाम बीपीएससी और जो बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई है, दोनों को आप मैच करा लेंगे क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। और ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको तसल्ली से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अंत तक बने रहिए। हमें उम्मीद है कि आप जो हैं हर चीज़ को जो हम बताएंगे उसे समझ में आएगी और आपके पढ़ने का दिशा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों से संबंधित कथन पर विचार करें। ठीक है, पुर्तगालियों से संबंधित कथन पर क्या करें, विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है, उसको गौर से पढ़िए सभी लोग। कि पहला, बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगालियों का अधिकार रहा। ठीक है, 1 सदी तक लगभग उनका ही अधिकार रहा। ठीक, दूसरा है कि उन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। और तीसरा है, उन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। और चौथा है, अलुकर्क ने गोवा को 1508 में अधिकार कर लिया। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में, तो आपको देखना है कि हमें क्या करा, सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन देखिए, 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, सभी है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो ऑप्शन की जो हमें गलत दिख रहा हो, तो आपको आराम से पता होगा कि अलबुकर्क ने 1510 में गोवा पे कब्जा किया था। तो जो ऑप्शन 4 है ये क्या है, गलत है। एक तो गलत हो गया, तो ऑप्शन डी होना ही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन बेहद मुनाफा देने वाला पूर्वी व्यापार पर, तो पूर्वी व्यापार जो था ये मुनाफा देने वाला इलाका ही था, इसीलिए 1 सदी तक लगभग पुर्तगालियों का अधिकार रहा है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, 1498 में आया और 1961 की तक जो है ये यहाँ पर टिका रहा। तो लगभग लगभग ये आपका कंफर्म है कि पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा है, उन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। तो दूसरा भी एकदम सही है। उनका एक मतलब कि यह है इसी इलाका, तो तीनों जगह पे उन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री भी खोला था, चारों जगह पे, गोवा, कोचीन में, गोवा में, दमन में, सभी जगह। ठीक है, और उन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। जैसे जैसे व्यापार किया, तो व्यापार तो उसका मोहरा था, सेकेंडरी क्या था, अब प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब जो है जीत जीत के तो अंग्रेजों ने जीता, पुर्तगालियों ने भी जो शक्ति का जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, शक्ति यानी यहाँ पर हम कैसे एस्टेब्लिश्ड हो पाएँ। तो 1 2 3 तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर, कि जहांगीर शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जो है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो 1508 है गलत है, तो उसका सही भी आप लोग पढ़िए कि 1510 में अलुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कोई ऑप्शन है उसको छांटना नहीं, उसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे अलबुकर्क को क्या माना जाता है, अलबुकर्क को भारत में जब पुर्तगाली वायसराय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो आपको ये भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अलबुकर्क के बारे में इफेक्ट क्या है, ये भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आने मतलब कि याद होना चाहिए। पुर्तगाली आया कब था भारत, तो आपको अच्छा से पता होना चाहिए कितना में आया था, 1498 में आया था वास्को डी गामा। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। गया कब है, तो 1961 में गया है। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ये अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो उसी में सारी चीज़ को आप एक बार क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेकिन भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहेगा तो अलबुकर्क। अगर हम इसी में चेंज कर देते हैं कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है, तब क्या मारेंगे आप लोग आंसर, कमेंट में बताइए कोई लोग। देखिए इसका तब आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ही चेंज है लेकिन आंसर बदल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज क्या है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अलबुकर्क, लेकिन भारत में पुर्तगाली जो बस्ती थी उसका संस्थापक कथित अल्मेडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन, यही सब चारों तरफ से क्वेश्चन को घेर के आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अगले एग्जाम में क्या कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथ में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए थे, इनमें शामिल नहीं था। अब क्या नहीं शामिल था, बहुत सारा उसने उपाय किया था। तो
क्या शामिल नहीं था पूछा है नहीं पूछा है, तो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल, वो भी जजिया कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। जहांदर शाह के जो वजीर थे जुल्फ़िकार खां, ठीक है, ये जो जुल्फ़िकार खां दिख रहा है, ये जहांदर शाह के वजीर थे और बहुत ही अच्छे योग्य और कर्मठ वजीर थे। और उसी के हाथ से जो है ज़्यादातर यहाँ का साम्राज्य क्या होता था, जहांदर शाह के शासनकाल में साम्राज्य चलता था। तो उन्होंने साम्राज्य जब गिर रहा था नीचे, तो बचाने के लिए क्या किया, जजिया कर को ख़त्म किया। बिल्कुल सही है। दूसरा, आमेर के जय सिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी दी थी, ये भी सही है। ठीक है, ये जो है जयपुर की जो है स्थापना जो सवाई जय सिंह आपको पता होगा किया था, उसको आमेर के जय सिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी इन्हीं ने दिया था, जुल्फ़िकार खां ही ने। ठीक है, और जो तीसरा है जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया था, ये गलत हो जाएगा, जयपुर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए मालवा का। ठीक है, जय सिंह को जुल्फ़िकार खां ने मालवा का, कहाँ का, मालवा का, ध्यान रखिएगा, मालवा। ठीक है, मालवा का सूबेदार बनाया था। और ये चौथा ऑप्शन है कि मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजी की पदवी दी गई और वो गुजरात के सूबादार नियुक्त हुए थे, तो ये भी सही है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में पहला सही था, दूसरा सही था, चौथा सही था, तो तीसरा गलत था। तो एक्चुअल आंसर आपका क्या हो जाता, हमें गलत पूछा है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो सही वाला को हमको छोड़ना है था और गलत वाला को लेना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, आराम से बताइए, सी हो जाता आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की जब चलते हैं। ये किसने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी, कौन सा फल, आम की केला भाई। तो देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। अब हम बताएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत लोग पहला बार सुन ही रहे होंगे। ठीक है, और लेकिन आपको ये सब पढ़नी है, सिर्फ लुसेंट या एसपीडी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। किसने कहा था कि ये फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आके गिर जाएगी, और ये फल क्या है, किस फल की बात करें, तो ये दोनों हम बात करेंगे। देखिए, 1851 में गवर्नर जनरल हुआ जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल हुआ, तो यही डलहौजी ने बोला था 1851 में अवध के रियासत के बारे में। अवध रियासत, कौन सी रियासत, तो अवध। क्या बोला था, तो ये बोला था कि ये जो है फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, मतलब अवध हमारे साम्राज्य में आके गिर जाएगा। 1851 में ये कथन बोलता है, कितना बोलता है, 1851 में। और ये फल गिरा कब, 1856 में। ठीक है, 1856 में यही फल जो है किसके, ब्रिटिश साम्राज्य के झोले में आके गिर गया। ठीक है, लेकिन अवध ने सहायक संधि कब की है, अगर ये क्वेश्चन पूछे अवध ने क्या सहायक संधि कब की है, तो किन्हीं आदमी को पता है तो बताइए, अवध ने सहायक संधि कब की है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अवध ने सहायक संधि 1801 में किया था। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये सोच लीजिएगा उसके पास चला गया तो यहीं सहायक संधि हो गई, नहीं, सहायक संधि 1801 हो जाएगा। तो ये फल कौन सा था आप लोग को पता चल गया, अवध था। किसने ये कथन बोला था, तो डलहौजी ने बोला था। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिन्हें जो कन्फ्यूजन होगा बिल्कुल बोलिएगा, हम स्पीड करा रहे हैं, स्लो करा रहे हैं। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, और सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे दिया कि विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ था। तो बताओ, ये दिल्ली से हुआ था, पहला ही ऑप्शन को आप गौर से पढ़िए। ठीक है, पहला क्या है कि विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से, तो ये जो दिल्ली दिया है, दिल्ली से हुआ था कि मेरठ से हुआ था। ठीक है, मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से, तो ये गलत है, स्टेटमेंट जो लिखा गया है गलत लिखा गया है, इसीलिए पहला कथन ही इसका क्या है, गलत है। इसमें थोड़ा सा ही सुधार होना था कि विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से हुआ था, बस इतना छोटा सा मिस्टेक दिया, और स्टूडेंट जब धरफर में एग्जाम में होंगे एकदम मार के चले जाएंगे सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए इसी में दूसरे क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हम सारा देख लेते हैं। ठीक है, भले गलत हो या सही हो, कि बहुत शीघ्र यह विद्रोह पंजाब से नर्मदा नदी तक फैल गया था। तो बिल्कुल सही है कि यह आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैल गया था, पंजाब से लेकर नर्मदा नदी के बीच के इलाका में पूरा का पूरा यह आंदोलन क्या हो गया था, फैल गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा है कुंवर सिंह जगदीशपुर के जो असंतुष्ट जमींदार थे, ये जमींदार थे, जब मेंस की तैयारी करेंगे तो पता चल जाएगा कि असंतुष्ट थे, इनकी भी कुछ अपनी लालसाएँ थी 1857 में कूदने के कारण, ये जगदीशपुर के थे। ठीक है, चलिए, 1857 की क्रांति, चौथा ऑप्शन है, को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। तो बिल्कुल सही है, जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो आपातकालीन हेडक्वार्टर अंग्रेजों ने बनाया था, मुख्यालय आपातकालीन हेडक्वार्टर किसको, इलाहाबाद को बनाया था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इलाहाबाद को बनाया था, यहाँ से ही क्या होता था, पूरा
विद्रोह की दबाने की नॉर्थ इंडिया में जो प्रक्रिया थी, यहीं से क्या करती मॉनिटराइज किया जा रही थी। तो ये आपका सभी सही था। हमको असत्य कथन पूछा था, तो असत्य कौन था, पहला वाला। इतना छोटा सा असत्य मिस्टेक दिया है, आप लोग खुद से देख सकते हैं। तो इस लेवल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके किसी भी एग्जाम क्या कर सकते हैं, आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सब चलें। सभी का सभी टिक करके छोड़ दें क्या, ऐसा ना हो कि बोलिएगा सर सभी का आंसर जो है इसे आप मिटा देते हैं फिर से, ठीक है, इरेज कर देते हैं। तो फिर से हम क्या कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि किसका आंसर क्या है। ठीक है, तो पहला का 1 2 3 सही था। दूसरा का बताए थे किसी की जयपुर ने होगा मारवाड़ हो जाएगा। तीसरा बताए थे फल अवध होगा, और डलहौजी ने ये कथन क्या किया था, बोला था 1851 में 56 में उसके मुंह में आके गिर गया। चौथा हम बताए कि ये थोड़ा सा मिस्टेक है कि मेरठ से है की जगह दिल्ली और दिल्ली की जगह मेरठ होना था, ये भी सही हो जाता है। ठीक है, तो वो गलत था कथन। हैदराबाद राज्य जो है, 5वां क्वेश्चन है, जो उत्तर मुगल काल यानी मुगल काल जब खत्म हो रही थी लास्ट ईयर में, उसमें जो है छोटे छोटे बहुत सारे राज्य स्थापित हुए। तो हैदराबाद राज्य स्वतंत्र हुआ था मुगल काल में, उसके संस्थापक कौन थे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसके पहले ऑप्शन है निजाम, पहला ऑप्शन है सादत खां, दूसरा है निजामुल मुल्क, तीसरा है जहांदर शाह, चौथा साउद्दीन। तो क्या हो जाएगा, निजामुल मुल्क आसफ जहां जो है इसका एक्चुअल आंसर होगा बी नंबर, जो कब किया था, 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। अब ये आपको भी याद रखना पड़ेगा कि 1724 में किया था। ठीक, इसी समय आपको पता होगा कि एक व्यक्ति था जिसको हम जो है शासक निर्माता बोलते हैं उत्तर मुगल काल में, इसका नाम है सैयद बंधु, यानी किंग मेकर। वैसा बंदा जो किंग तो नहीं बनता है, लेकिन किंग बनने में जिसको चाह लिया उसी को किंग बनाता है। तो सैयद बंधु जो है वो किंग मेकर की भूमिका में हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर है कि बंगाल के नवाब में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठा को दे दिया था। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ था। तो देखिए अलवर्दी खां जो था, इसका एक्चुअल आंसर अलवर्दी खां होगा। पहले तो आंसर जान लीजिए, फिर कहानी बताते हैं। बंगाल के नवाब में कौन ऐसा बंगाल का नवाब हुआ जिसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा वाला हिस्सा था ना, उसको काट के किसको दे दिया, मराठा को दे दिया। तो बंगाल में उस टाइम उड़ीसा भी था, बिहार था, बंगाल था, ठीक है, ये सभी था मिला हुआ। तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में मराठा जो है बार बार हमला करते थे, ठीक है, बंगालों पे, और तंग करते थे। मराठा जो है टैक्स लेने के लिए उसे मजबूर करते थे। तो मराठा को क्या किया, अलीवर्दी खां ने उड़ीसा का कुछ हिस्सा दे दिया। बोला यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अपना टैक्स लगाइए। कौन सा टैक्स, चौथ नामक टैक्स। ठीक है, चौथ नामक टैक्स मराठा क्यों लगाता था, तो वैसा टैक्स जो आपको एक तरह से ना अभी भी गांव मोहल्ला में देखते होंगे, मार्केट इलाका में अगर रहते हैं तो प्रोटेक्शन मनी मांगा जाता था। बिल्कुल मराठा ही प्रोटेक्शन मनी के तौर पे लेता था कि आपकी सुरक्षा हमारे हाथ में है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप इसके बदले हमें टैक्स दीजिए। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने क्या किया था, उड़ीसा के कुछ हिस्सा को दे दिया कि इस इलाका में आप चौथ नामक टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, और उनका एक अलीवर्दी खान का बहुत ही भयंकर कथन है, जिसको आप लोग पढ़े भी होंगे कभी कभी, क्या कि अंग्रेज क्या है, एक मधुमक्खी है, जब तक इसको छेड़ा ना जाए तब तक ये काटता नहीं है बल्कि शहद देता है। तो इसको भी यहीं पे याद रखना है अलीवर्दी खां को अगर हम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, कि किसके बारे में कहा है, अंग्रेजों को मधुमक्खी से तुलना किया, और क्या कहा है कि जब तक उसको हम छेड़े ना तब तक वो क्या करेगा, काटेगा नहीं, मधु ही देगा, मध यानी शहद ही देगा, और जब उसको हम छेड़ेंगे तभी काटेगा। किसने कहा है, तो अलीवर्दी खां ने कहा है। तो इस प्रकार से आपको चारों एंगल से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टीपू सुल्ताना से संबंधित कथन पर विचार करें। ठीक है, और असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा है, बिल्कुल शांत माइंडेड से आपको पढ़ना है कि टीपू सुल्ताना के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, असत्य कथन पहला है कि अंग्रेजों के हाथ 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। ठीक है, पहला है, क्या 1798 में मारा गया था, 1798 में मारा गया था, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए आप लोग। 1799 में मारा गया था। तो बताइए, आसान सा है कि पहला ही क्या हो जाएगा इसका, गलत। हमको पूछ रहा था असत्य कथन। चलिए फिर भी सभी ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन को देखते हैं, कुछ नया सीखेंगे। दूसरा है उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया था। ठीक है, लागू करवाया था, साथ ही यही नहीं, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली लाई थी, माप तौल का नई प्रणाली लाया था, बहुत सारा काम किया था। तो नए कैलेंडर लागू किया था किसने, टीपू सुल्ताना ने। तीसरा ऑप्शन है इसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी दी, बिल्कुल फ्रांसीसी क्रांति से जो है इसे बहुत ज़्यादा सीख मिला था। ठीक है, टीपू सुल्ताना को, और अंग्रेज को ठीक वैसे ही ये पछाड़ना चाहता। तो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा टीपू सुल्ताना क्या था, प्रभावित था। तो ये भी सही हो जाएगा आपका।
चौथा है कि इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। तो आप लोग को तो ये लुसेंट में भी मिला होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल का बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा चौथा सही था और पहला क्या था, गलत था। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो क्या मारेंगे इसका आंसर आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, गलत वाला पूछा था कि कौन सा गलत है, तो गलत में क्या मारेंगे। तो पहला ही 1799 जो दिया है, 98 जो दिया है, वो क्या हो जाएगा, 1799, ये आंसर हो जाता है एक्चुअल में। 8वां है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण बताइए। ठीक है भैया, परमानेंट सेटलमेंट तो लागू किया गया, कारण बताइए हमको कि क्या कारण था इसमें। पहला ऑप्शन है कि जमींदार का जमीन पर अधिकार न करना, ठीक। दूसरा है जमींदार प्रथा का निर्मूलन, और तीसरा है भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, आप लोग को कुछ अंदाजा लग रहा है कि क्या आंसर होगा। इसका एक्चुअल आंसर होगा कि भू राजस्व का निश्चित जो है राजस्व निर्णय करना, कि इतना रुपया जो है हम आपका राजस्व लेंगे, इतना कट्ठा ज़मीन में, इतना बीघा ज़मीन, यानी परमानेंट सेटलमेंट का यही चीज़ था बिहार में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सभी आंसर जो था वो गलत था, ठीक है। ये वही है परमानेंट सेटलमेंट, मतलब अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, कुछ और नहीं सोच लीजिएगा, ठीक है। ये बिहार में जो लागू किया गया था, तो इसका मतलब ये था कि जमींदार लोग जो है ज़मीन पर वंश परंपरा उसका चलता था, उसका परंपरागत अधिकार था, तो अपने मन से जितना मन उतना ले लेते थे टैक्स, मतलब राजस्व, भू राजस्व, तो वो ले लेते थे। तो ये यहाँ था कि चलो हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट बिहार में जो आया था, उसका मुख्य मकसद था कि यहाँ जो भू राजस्व की जो है दरें हैं उसको फिक्स कर दें, निश्चित कर दें, ताकि किसान का ज़्यादा शोषण न हो, किन्हीं कोई दिक्कत तकलीफ समस्या नहीं होगी शायद। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिहार में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदार तथा धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया, इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस टाइप का है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एकदम डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डीपली जब आप पढ़ के आएंगे, हमारे सेट करा रहे हैं, ऐसे तो बता नहीं रहे हैं। जैसे बंगाल में अगर बताएंगे सन्यासी विद्रोह, तो एक 45 मिनट तो मन में बताना ही पड़ेगा सन्यासी विद्रोह, तब आपको पूरा स्टोरी आपके माइंड में आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, किसी बुक को नहीं देखना है, सिर्फ आपको स्टोरी को याद रखिए। जितना चीज़ हम बताएंगे सब चीज़ सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम के होंगे उनको तो अच्छा से पता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कराते हैं, पॉलिटी कैसे कराते हैं, ठीक है, तो उनको तो पता ही है सारा चीज़। जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं वो धीरे धीरे पता चल जाएगा उन लोग को भी क्या पढ़ने का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ताकि बार बार रटने का सिस्टम जो है खत्म हो, ठीक है, और समझदारी विकसित हो। समझना ज़्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को। चलिए, बंगाल में हुई सन्यासी विद्रोह का जो है सत्ताच्युत जमींदार और धार्मिक नेताओं ने जो नेतृत्व प्रदान किया, इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था भाई, एक्चुअल कारण क्या था। पहला इसमें कह रहा है कि तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध। तो जितने भी हैं कहाँ वाले, टेलीग्राम वाले, उनको तो पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कि जितने भी तीर्थ यात्री मतलब तीर्थ यात्रा स्थल था वहाँ पे यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया था, नहीं जाओ, ठीक है। तो पहला तो एकदम सही होगा। दूसरा कह रहा है कि 1770 में हुआ था, तो दूसरा का दूसरा भी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, कि बंगाल में जो बड़ा भयंकर अकाल था 1770 में, ये भयंकर अकाल का विद्रोह मतलब जो है प्रभाव इस विद्रोह पे पड़ा था। और तीसरा है जमींदार से उनकी जमींदारी का छीना जाना, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये विद्रोह जो है, इस विद्रोह को लीड कौन कौन कर रहे थे, तब भवानी चरण पाठक, ठीक है, ये कुछ लोगों थे, ठीक है, वही जो इसको क्या कर रहे थे, सन्यासी विद्रोह को लीड कर रहे थे। तो इसका एक्चुअल आंसर हमको जो पूछा गया था मुख्य कारण है, तो दो हम बता दिए, पहला और दूसरा जो दिख रहा है वो हो जाएगा। तो कूट में आंसर पूछा है, तो कूट में पहला दूसरा किस में दिख रहा है, पहला में दिख रहा है, तो ए नंबर आज का आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअल सही हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है, यानी ये कथन है ये किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने बोला था, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को पढ़िए अच्छा से, कि आमतौर पर यूरोपीय के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि कह रहा है कि आमतौर पे यूरोप के किसी भी देश को आप ले लीजिए, वहाँ के लोगों, और इससे मुकाबला अगर भारत के लोग से करेंगे तो भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में जो है अधिक क्या है, प्रतिभाशाली हैं।
किसी भी देश को आप उठा लीजिए, भारत से तुलना कर लीजिए, तो अधिक क्या है, ये लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली हैं। अब दिमाग लगाइए, 4 ऑप्शन है, वारन हेस्टिंगस, वेलेस्ली, कर्जन। अब ये जो इसका एक्चुअल आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, वारन हेस्टिंगस हो जाएगा। वारन हेस्टिंगस ने ये कथन जो है बोला था 1830 में भारतीय शिक्षा जो है उसकी दिशा और दशा के बारे में कमेंट किया था, ठीक है, कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है उसके बारे में कमेंट किया था और यही कथन बोला था। और सेम ऐसा ही कथन एक और बाद में बोले हैं जो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट भी रहे, राष्ट्रपति रहे हैं, बाद में बोले हैं कि भारत के लोग जो होते हैं वो लिखने पढ़ने में या मैथ्स में जो है बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। ये अमेरिका के बहुत ही मतलब महान राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है बराक ओबामा, ठीक है। तो बराक ओबामा भी ऐसे ही कथन का यूज किए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर है कि लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिणी भारत में छाए रहे, यानी पुर्तगालियाँ जब भारत आया था, आपको पता होगा 1498 में कालीकट पहुंचा था, ठीक है। तो वहाँ पर लगभग 1 दशक तक ये लोग अपना वर्चस्व बनाए रखा, खुले समुद्र पर उनका राज चलता रहा, कोई उनको जो है रोकने टोकने वाला नहीं था। इसका कारण क्या है भाई, इसका क्या कारण है ये बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो सबसे बड़ा इसका जो कारण है, 4 ही ऑप्शन दिया है और एक सही है इसका। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आप लोग सोचिएगा उतने देर माइंड में क्या हो सकता है, फिर आंसर हम बता देंगे। पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसीलिए उन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा, पहला ऑप्शन है। दूसरा, सन 1500 से 1600 के बीच पूरा भारत छोटे छोटे राज्य में बटा था और उससे राज्य आपसी संघर्ष में व्यस्त थे। तीसरा है कि अन्य कोई यूरोपीय शक्ति मौजूद नहीं थी। और चौथा है, पुर्तगाली एक बहुत बड़ी योद्धा थे। तो टेलीग्राम वाले लोग तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा, इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा कि पूरा दक्षिण भारत जो है मुगल साम्राज्य से उस टाइम बाहर था और इसलिए मुगलों का ताकत का उन्हें सामना नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अगर मुगल वहाँ भी होती तो आराम से इसको 1 शताब्दी तक खुले राज समुद्र पे नहीं करने देती, ठीक है। बाकी ये 3 का 3 जो आप देख रहे हैं ये गलत है। ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े योद्धा थे, यूरोपीय शक्ति नेता, सभी आ चुके थे, ठीक है। धीरे धीरे सभी लोग आ रहे थे, यूरोपीय अन्य यूरोपीय भी, और छोटे छोटे राज्य में भी नहीं बटा था, मुगल शासन कर रहा था। अब एक कॉन्सेप्ट टेलीग्राम लोगों को बताते हैं हम अक्सर कि जो नॉर्थ इंडिया पे जिस शासक ने शासन किया है, कोई भी साम्राज्य हो, वही साउथ इंडिया पे, दक्षिण भारत पे नहीं कर पाता है, ठीक है। इसकी बहुत सारे रीजन भी हैं। तो मुगल काल में भी मुगल जो है बहुत प्रयासरत हुए दक्षिण भारत को जीतने के लिए, पूर्णतः सफल नहीं हुए। अच्छा लंबा समय तक क्या किया, साम्राज्य नहीं चला पाया वहाँ पे। तो पुर्तगाली जब भारत आया था, दक्षिण भारत में छाया रहा है 1 दशक तक। इसका कारण यह था कि उस टाइम मुगल सत्ता थी भारत नॉर्थ इंडिया में, और मुगल सत्ता से जो क्या था, बाहर था। वहाँ पे कोई बड़ा प्रभावशाली मुगल की जो है सेना नहीं थी, लोग नहीं थे, इसीलिए उसे खुली छूट मिली, आराम से वो क्या किए, समुद्रों में राज किए। तो ये पहला का ये हो जाएगा, 11 का पहला आंसर हो जाएगा ये नंबर। 12 है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, गलत है। मतलब असत्य मतलब होता है गलत है, ये झूठा है, इसको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्या, कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। किन्हीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉलर है। तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, इस पे चर्चा कर रहे थे। ये पहला ऑप्शन है इसका कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो दिमाग लगाइए कब हुई थी, 1600 कितना में, 2 में 4 में, एकदम सही है, 1602 में ही हुआ था, ठीक है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो पहला का पहला कथन क्या है, एकदम सही है, तो जाने दीजिए। दूसरा है, डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधि करने और इलाका जीतने और किला बनाने का अधिकार दिया था। बिल्कुल सही है। डच की जो संसद थी डचों की, वो एक चार्टर दिया, मतलब कि स्वीकार किया था, एक तरह से ना अपने यहाँ विधेयक पारित होता, और बताया था कि मेरी जो कंपनी होगी डच कंपनी, वो किसी भी देश के साथ युद्ध लड़ेगी, युद्ध छेड़ेगी, संधि भी कर लेगी, कोई इलाका जीत भी लेगी, और जो इलाका जीतेगी उसमें किला बनाना है तो वो भी कर लेगी। ये सारा चीज़ उसके सांसद ने उसको पावर दे दिया था डच कंपनियों को, समझ रहे हैं ना। ये भी सही है, ठीक है, दूसरा भी। अब तीसरे पे चलते हैं कि डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे द्वीप में थी जहाँ मसाले खूब पैदा हो रहे थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि डच भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं टिके। इसका कारण यही था कि उनको क्या मिल गया था, उनको इंडोनेशिया मिल गया था, और भारत से ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है मसाला खूब पैदा होता था, इसीलिए डच की खास दिलचस्पी भारत में नहीं दिखी। भारत से जल्दी ही डच अपना जो ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं किया। लास्ट है 4 नंबर से, डचों ने पटना में अपने कारखाना 1633 में स्थापित किया था, ठीक है। सभी बीपीएससी वाले आँख मूंद के इसका आंसर सही मार देंगे। ये कितना होगा, 1633 की जगह 1632 एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो ये 1632 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं कि डच जो है श्रीलंका को कब पुर्तगाली से जीत लिया।
श्रीलंका पहले पुर्तगालियों से जो है, पुर्तगालियों के अंडर में था श्रीलंका, वो डचों ने उसे कब जीत लिया? 1655, 56, 57, 58, ठीक है। तो एक्चुअल हो जाएगा 1658 में, 1658 है, 1658 में किसने? डचों ने, किससे? पुर्तगालियों से, क्या? तो श्रीलंका ये जीत लिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का? आपका पता चल गया होगा 12 का आंसर क्या होगा, कि गलत है, डी नंबर। इतना क्या होना चाहिए था? 1632 होना चाहिए। सही भी आपको पता रखना है, गलत तो है लेकिन सही क्या है, तो ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13 नंबर की तरफ, कि वर्ष 1987 में, यानी 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई डायरेक्टर थे जिन्होंने कहाँ के गवर्नर के, यानी अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य थे उस टाइम, बिहार, बंगाल, मद्रास, तो बिहार तो था नहीं, मद्रास था, बंगाल था, अवध था, संयुक्त प्रांत था, ये सब के किसी के जगह कहीं के गवर्नर थे, उसको सलाह दिया था कि वह एक ऐसी नागरिक और सैन्य शक्ति स्थापित करे और राजस्व को सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़ा, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली जा सके। आपको पता होगा शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आया? यहाँ व्यापार करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोई कंपनी होगा उसका डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर ने बोला था ये गवर्नर को कि भाई तुम क्या करो कि लोगों का और सैनिक का दोनों की एक शक्ति स्थापित करो, यानी सैनिक जो है, सेना भी रखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी और लोग भी नौकरी पे रखते थे, तो ऐसी शक्ति स्थापित करो और ऐसा राजस्व, मतलब कि यहाँ से पैसा जो हम राजस्व जो है इकट्ठा करेंगे, तो पैसा का ऐसा सोर्स पैदा करो जिससे भारत में हम बहुत बड़ा क्या करें, साम्राज्य, और हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को खड़ा कर दें। तो ये बात, ये सलाह ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने किसको, किस गवर्नर को दिया था? बम्बई के गवर्नर था, कलकत्ता, मद्रास, सूरत के गवर्नर था, ठीक है। तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, कहाँ के गवर्नर थे? तो ये आपके गवर्नर कौन थे? मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है। मद्रास के गवर्नर को ये कथन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा दी गई थी कि आप ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मद्रास हो जाएगा। चलिए 14 है कि वर्तमान कोलकाता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा जो है क्षेत्र शामिल नहीं था? ये तो छोटा सा क्वेश्चन है कि कोलकाता में कौन कौन से आते हैं जो 1698 में बना था। 3 गो मिलके सुल्तानाती गोविंदपुर और कालीकाता, ये मिलके कोलकाता, कलकत्ता बना था, अब कोलकाता हो गया। ये 24 परगना जो पश्चिम बंगाल का एक है जिला, लेकिन ये है नहीं, ठीक है, कलकत्ता में शामिल नहीं है। तो एक्चुअल आंसर इसका क्या हो जाएगा? शामिल नहीं था, तो 24 परगना हो जाएगा आंसर, बाकी 3 क्या है? शामिल था। चलिए कवर की दिक्कत नहीं ना। और ये कब हुआ था? तो लिखा ही है 1698 में हुआ था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन जो है क्या है? असत्य है, गलत है। तो गलत कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि भारत में से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात जो है 1708 में 5 लाख पाउंड था, ठीक है, मगर 1740 तक यह जो है 17,95,000 पाउंड हो गया। यानी दे रहा है डाटा कि जो धन का निष्कासन हो रहा था वो भारत से इंग्लैंड जो पैसा जा रहा था, जिसका दादा भाई नौरोजी ने चर्चा किया, तो वो चीज़ क्या है 1708 में 5 लाख पाउंड था, लेकिन 1740 मात्र 32 साल में कितना हो रहा? तिगुना जो हो रहा है, देखिए तिगुना से अधिक हो रहा, तो 17,95,000 पाउंड हो गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है आपका। तो ये कथन क्या है? सत्य है या असत्य है? तो आप लोग जान लीजिए फिलहाल के लिए क्या है, सत्य है पहला कथन। चलिए दूसरा की तरफ चलते हैं। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे थे और नगरों में का केंद्र बन रहा था। मतलब कि जो मद्रास था, बम्बई था, कलकत्ता था, अभी भी देख रहे हैं कि अंग्रेजी बस्तियां, यहाँ पे जो लोग घूमे होंगे, बड़े बड़े पुराने पुराने बिल्डिंगें हैं। तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, ये सब क्या हो रही थी? अंग्रेज बस्तियां यहाँ पर विकसित हो रही थी। ये नगर जो है मतलब मॉडर्नाइज, मतलब कि नगर विकसित हो रहा था, ज़्यादा नगर का केंद्र बन रहा था। तीसरा ऑप्शन है कि 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और मुंबई की 70,000, मतलब कि जो नगर बनेगा तो गांव से लोग नगर की तरफ शिफ्ट होंगे तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। कॉमन सी बातें हैं। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है, ये भी सही था, ठीक है। 3 नंबर भी सही है। अब चौथा चलते हैं कि 1600 के चार्टर में कैप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का अधिकार कंपनी को 10 वर्ष के लिए दिया गया था। ये सही है या गलत है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1600 लिखा गया है, 1600 के चार्टर में कैप ऑफ गुड होप के जो है पूर्व में व्यापार करने का अधिकार कंपनी को 10 वर्ष के लिए दिया गया, यही कथन आपका क्या है? गलत है। इसका सही क्या होगा भाई? तो कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार जो है 15 वर्ष के लिए दिया गया था और 1609 में दिया गया था, ठीक है। 1609 में अनिश्चित काल था, इसको 1609 में जी क्या कर दिया गया? अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। तो ये 1600 जो है गलत है, ठीक है। शुरू में 15 वर्ष के लिए दिया गया था और 1609 में जो है
1609 में, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया था, अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया था। इसका एक्चुअल आंसर आपको पता चल गया क्या होगा, कैसे होगा। तो इसका असल आंसर आपका हो गया कि 1600 के चार्टर एक्ट में कॉप ऑफ गुड होप के पूर्वी व्यापार करने का अधिकार जो 15 वर्ष के लिए था। 1609 में इसको क्या कर दिया गया है, 1609 में क्या कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आंसर जो है डी नंबर आपका जो ऑप्शन था ये सही आंसर हो जाता है, यही गलत कथन है, ठीक है। किन्हीं कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ठीक है। यहाँ पे स्पीड हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, ऐसे बोलना है, ठीक है। जिनको आदत है उनको तो ठीक ही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने भारत में जिस समय सबसे पहले अधीन किया, अंग्रेज ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे। आर्थिक कारण में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था। आपको पता है कि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में आए, तो भाई बंगाल आए तो इसके कारण होंगे कि बंगाल ही क्यों आए, वो बिहार क्यों नहीं आए, या फिर यूपी क्यों नहीं आए, अलग अलग राज्य केरल क्यों नहीं आए। तो बंगाल आने का कारण बताइए, और उसमें आर्थिक कारण होगा तो आर्थिक कारण में एक कारण हम गलत दे रहे हैं, उस गलत को चुनिए, ये कह रहा है क्वेश्चन आपका। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। 4 ऑप्शन को तसल्ली से पढ़ना है और आंसर इसी में आपकी क्या हो जाएगी, छुपी होगी, मिल जाएगी। पहला है कि बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके कर्मचारी के लाभदायक व्यापार हित जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही है। उस टाइम बंगाल में, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, ये स्वराज मतलब कि अफीम और ये क्या बोलते हैं नील, इस सब की खेती होती थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो जो चीज़ चाहिए था, लाभदायक व्यापार सब मिल रहा था। तो और दूसरा नंबर वहाँ पे जो है बगल में नदी भी था, हुगली नदी, जिससे जो है समुद्र भी है, तो व्यापार का साधन जो है जो चीज़ चाहिए था मिल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को इसलिए भी चुना था। दूसरा कि 1717 में मुगल सम्राट जो थे वो एक शाही फरमान जारी किए थे, शाह आलम द्वितीय, और वो अंग्रेज़ों को जो है वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा व्यापार करने का छूट दे दिए थे, दस्तक जारी करने का जो है अधिकार दिए थे, ठीक है। दस्तक जारी करना बहुत लोग जानते होंगे, जो शाही फरमान बोलते हैं, गोल्डन फरमान बोलते हैं 1717 के फरमान को। तो ये भी कथन क्या था, बिल्कुल सही था। इस कारण उन्होंने बंगाल में उसको छूट मिला, बेचारा बंगाल को चुना। तीसरा है कि कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार की छूट थी, बिल्कुल यही जो हम दस्तक वाला बताए हैं, ठीक है। तो उन निजी व्यापार भी कंपनी करता था, कंपनी का कर्मचारी, जैसे मानिए कंपनी है, उसके जितने एम्प्लॉयड हैं वो भी खुद का भी व्यापार चलाता था और कंपनी का व्यापार चलाता था। तो एम्प्लॉयड कहाँ ज़्यादा शिफ्ट होना चाहेंगे, बंगाल में ही, वहाँ उनको भी व्यापार करना फ्री मिल रहा है करने को। चौथा है कि मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेज को संरक्षण देता था। क्या ऐसा था बताइए बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ऐसा होता तो बार बार मुगलों से जो है क्यों मुगल उस पर टैक्स लगाता, ये करता, मतलब झगड़ा करता, तो ऐसा नहीं था। तो 4 नंबर क्या है, गलत था। ये जो है एक्चुअल आंसर आपका हो जाएगा, अगर आंसर क्वेश्चन के हिसाब से पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक। किन्हीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब है 17 नंबर कि किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की है कि भारत के लिए शाश्वत दुखी की काली रात का आरंभ होता है। मतलब 1800 प्लासी का जो युद्ध हुआ था कितना में, 1757 में, ठीक है। तो किस बंदा ने ये कथन बोला था कि भारत के लिए जो शाश्वत दुख की काली रात, मतलब हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है दुख की काली रात, मतलब काला रात है, दुख भरा हुआ काला रात है और हमेशा के लिए रहेगा। ये प्लासी के युद्ध के बारे में कोई जो इतिहासकार हैं, ठीक है, अंग्रेज गवर्नर जो भी हैं, ये कथन बोले थे। कौन थे, पहला ऑप्शन नवीन चंद्र सेन, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा सुलिवन। लगाइए दिमाग, ठीक है। तो आराम से पता होगा कि नवीन चंद्र सेन जो है, नवीन चंद्र सेन, इन्होंने प्लासी युद्ध के बारे में ये स्टेटमेंट बोला था कि भारत के लिए जो शाश्वत दुख की काली रात का क्या होता है, स्वारंभ होता है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन ए है, तो मिल जाएगा आंसर। 19 है कि अपने राजनीतिक उद्देश्य को हड़पने के लिए ब्लेजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया। मतलब राजनीतिक उद्देश्य में जो है उसको पूरा करने के लिए, हड़पने के लिए ब्लेजली ने क्या नहीं अपनाया, साम दाम दंड भेद में क्या नहीं अपनाया। साम दाम दंड भेद आपका ऑप्शन है। पहला सहायक संधि की प्रथा को लाया था, ठीक है। तो किन्हीं कोई दिक्कत है कि सहायक संधि की प्रथा को नहीं लाया, बिल्कुल लाया था ब्लेजली ने। खुला युद्ध, बिल्कुल खुला युद्ध भी किया है। और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना, तो ये भी किया था। तो पहला दूसरा तीसरा किया था। और जो दिया है 4 नंबर में व्यापगत संधि, ठीक है, ये नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो है 4 नंबर वाला ऑप्शन डी नंबर, ये आपका इसका क्या है, आंसर हो जाता है। क्योंकि हमको क्वेश्चन कहा था नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पहला सहायक संधि देखना है, ब्लेजली देखना है, चलो खट आंसर, तो हो जाएंगे क्या, रिजल्ट से बाहर, खट दबर। तो यही खट को देखते रहना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20, किसने गर्वपूर्ण घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि योद्धा की तरह मर जाना। स्टेटमेंट है कि काफिरों का दयनीय दास बनकर उनकी पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है कि योद्धा की तरह मर जाएं हम।
बिल्कुल था कि अंग्रेज उस टाइम क्या करते थे कि पेंशन दे देते थे राजाओं नवाबों को, ठीक है, और उसको राज्य से बाहर कर देते थे, पूरा राज्य हड़प लेते थे, चलो भाई तुमको पेंशन दे दिए, तुमको फलना जगह पढ़ने भेज देते हैं, चलो ऐसा करते थे। तो ये स्टेटमेंट भारत के ही कोई बहुत बड़ा योद्धा दिया होगा जिन्होंने बहुत अच्छा शासन चला रहा होगा अपने दिमाग के हिसाब से। तो ये भारत के जो यशस्वी टीपू सुल्ताना, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट टीपू सुल्ताना का था और गर्वपूर्वक ये बात बोला था कि काफिरों का दयनीय दास बनकर, हम कोई जो काफिर है, काफिर जो हैं, काफिरों बाहर से जो आए हैं, उनका दास बन के, उनसे पेंशन लेके, उनके जो है राजा और नवाबों की सूची में शामिल होने से अच्छा है कि हम एक योद्धा की तरह इससे लड़ के क्या हो जाएं, शहीद हो जाएं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको पता चल गया है किनका है, टीपू सुल्ताना का है, ठीक है। तो टीपू सुल्ताना इनका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है। यानी बंदा बोल रहा है, जो भी बोला है, कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही बड़ा लाभदायक और उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। अब ऐसे भी सिंपल में इसका आंसर लूसेंट से भी मिल सकता है कि सिंध पे कब्जा किसने किया, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट पहला बार सुन रहे होंगे कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी है मेरा, और यह बदमाशी का एक बहुत बड़ा लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा, हम ऐसा कर रहे हैं। तो पता है आंसर क्या है, हॉरोवर कल्ला, ब्लेजली डलहौजी। आप लोग कहीं मिल रहा है आंसर, नहीं मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा, तो चार्ल्स नेपियर। आपको पता होगा कि चार्ल्स नेपियर ने ये काम किया था, ठीक है। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंध पे कब्जा किसने किया, चार्ल्स नेपियर ने किया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना भाई, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बना था। अब सीधे हम आंसर मार देते हैं, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने में। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो होते थे इसमें कैबिनेट के मंत्री शामिल होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, ध्यान रखिए, कैबिनेट मंत्री इस रैंक के मंत्री होते थे। चलिए, और ये अगला क्वेश्चन है कि 23 बारदौली सत्याग्रह के बारे में कथनों का जो है कौन सा सत्य है, चुनिए। अब ये जो है पहले 1 2 3 दे दिया, फिर कूट दे दिया है। तो पहली है कि इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए, मतलब बहुत सारा बारदौली सत्याग्रह में बहुत सारा सामाजिक सुधार हुआ है, ठीक है। तो आपको लग रहा है हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो पहला है ये सही होगा, पहला सामाजिक सुधार हुआ था बारदौली सत्याग्रह के दौरान। दूसरा कि आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया, बिल्कुल सही है, किया गया था, ठीक है। तीसरा है कि महिलाओं ने बारदौली सत्याग्रह में हिस्सा लिया, बिल्कुल पता होगा कि बारदौली सत्याग्रह में महिला बिल्कुल अच्छा से हिस्सा ली थी। और इन्होंने, महिलाओं ने क्या किया था, जो बारदौली सत्याग्रह को लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनको सरदार की उपाधि दी थी। अब कहिएगा गांधी जी, हाँ, महिलाओं के तरफ से गांधी जी ने दिए थे, ठीक है। और ये कब हुआ था बारदौली सत्याग्रह, तो जून 1928 में गुजरात में हुआ था। किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें किस चीज़ की बातें थी, तो लगान में वृद्धि को लेकर था, ठीक है। इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था बारदौली सत्याग्रह का, तो यहाँ पे जो लगान जो दिया जाता था, सरकार ने क्या किया था कि लगान में 22% की वृद्धि की थी, इसीलिए बारदौली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, चारों का चारों। तो अब आपसे पूछा जाए बारदौली सत्याग्रह के बारे में, तो पहले से ज़्यादा जान चुके होंगे कि बारदौली सत्याग्रह जो है किसके नेतृत्व में चला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। सरदार की उपाधि इसी में मिला है, किसने दिया, बारदौली की महिला की तरफ से गांधी जी ने दिए। कब हुआ था, जून कितना में, 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पता चल गया, गुजरात के में, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या था, तो आंदोलन में जो है, आंदोलन का मुख्य कारण ये था कि लगान में जो है 22% की सरकार ने वृद्धि कर दी थी, ठीक है। और इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए, ये सामाजिक सुधार एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया इस आंदोलन में, ठीक है। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। चलिए 23 नंबर हो गया। अब 24 पे चलते हैं कि मद्रास जो है, इसके मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कोई अध्यक्ष थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से सभी कुछ चीज़ सोख कर टेम्स के नदी के किनारे निचोड़ देती है। एक क्वेश्चन में बहुत सारा सीख है इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छुपा हुआ है, देखिए गौर से, कहेगा कैसे, हम बताते हैं। पहला है कि मद्रास के किसी बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो था, जो बोर्ड रेवेन्यू वहाँ टैक्स असूलता था, उसके अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट है। दूसरा, हमारी प्रणाली कुछ स्पंज की तरह, स्पंज क्या होता है, जो रसगुल्ला आप लोग खाए होंगे, रात में जाते हैं 4 के बदला 14 चाप देती है लड़कियाँ सब, तो जो रसगुल्ला होता है उसमें क्या होता है, रस भरा होता है, तो बिल्कुल उसको जब गाड़ते हैं तो एकदम सूखा रहता है, और उसको कहीं रस में डाल दीजिए, पूरा रस सोख लेगा अंदर। तो कह रहा है कि हमारी ब्रिटिश प्रणाली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बिल्कुल स्पंज की तरह थी। जो यहाँ जो गंगा है नदी भारत में, उसके किनारे जितने भी अच्छी चीज़ें हैं
वो एकदम रस के तरह उसको सोख लेती है और अपने अंदर समाहित कर लेती है, और यही जो है मिठाई, ये रसगुल्ला मान लीजिए, वो कहाँ चल जाती है, स्पंज टेम्स, जो कहाँ है, ब्रिटेन में है, टेम्स नदी के किनारे जाती है, और वहाँ पे वो क्या होता है, निचोड़ देती है, मतलब इसे रसगुल्ला को जब निचोड़ते हैं तो सारा रस वहाँ बाहर निकल जाता है, तो निचोड़। किसका ये स्टेटमेंट है, मतलब बहुत कुछ स्पष्ट कर रहा है एक स्टेटमेंट, आप गौर से अगर इसको देखेंगे तो। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, देखते हैं कमेंट में किनका आंसर आ पाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति, बहुत बार बताए हैं। ठीक है, इस तरह से कैसे काम चलेगा, हैं? चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा जॉन सुलिवन। ठीक है, जॉन सुलिवन का ये स्टेटमेंट था। जॉन सुलिवन जो ए नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं, वही बंदा ये स्टेटमेंट बोला था, और वो मद्रास बोर्ड के रेवेन्यू का क्या था, अध्यक्ष था। मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे बंदे। समझ रहे हैं कि ब्रिटिश की क्या सिस्टम था, इस बात से समझिए ब्रिटिश सर खुद ये बात एक्सेप्ट करता था। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, अब देखिए 4 स्टेटमेंट है, चारों पढ़ लीजिए, जो सही नहीं है उसको आंसर कर दीजिए। पहला, एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई, इनमें किन्हीं को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये थी 1893 में भारत आई थी। दूसरा है कि 1888 में बेसेंट जो है, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी थी 1888 में, बिल्कुल सही है, बनी थी। तीसरा है, इनके प्रयास से जो है 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, ये भी सही है। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, यही जो है 1898 में जो है, इनमें इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा था। ठीक है, और लास्ट वाला स्टेटमेंट है कि उन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा। अरे भाई साहब, इतना बड़ा धोखा। ठीक है, कि वो राष्ट्रीय आंदोलन से दूर थी, होम रूल आंदोलन कौन चलाने आया था, हमारी काकी कि आपकी काकी, तो यही चलाई थी। ठीक है, तो बिल्कुल ये गलत है। बहुत सारा आंदोलन में इन्होंने क्या किया, सहायता किया है, और आंदोलन में को भी लीड कर रही थी, हमेशा हाईलाइट रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट है, तो आंदोलन में तो हमेशा रही है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पढ़ें तो ठीक है, तब पता चलेगा कि ये आंसर होगा। अगर मानिए पहला दूसरा तीसरा आंसर नहीं भी पता था, चौथा आप ऑप्शन देखते तो आपको कहता अरे यार ये तो कभी नहीं होगा, तो 4 में एक चुनना है तो आप चुन देते आंसर। ठीक है, इस तरह पढ़ना पड़ेगा। 26 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में, अब 4 ऑप्शन है, प्रथम 20 वर्ष में क्या देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था, बिल्कुल सही है, होता था। ठीक है, 27 कह रहा कि 26 का बी कह रहा कि अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी में भाषण देते थे, जितने थे शुरू में क्या है, सभी के सभी वकील थे, पत्रकार थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो अंग्रेजी में देंगे तो उर्दू में भाषण देंगे, तो अंग्रेजी में ही भाषण दिया करते थे टोटल के टोटल लोग। ठीक है, और तीसरा है अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव पारित होता था। बताए थे कि देश की जो समस्या होती थी, सारी समस्या को वहाँ क्या होता था, चर्चा होता था, और राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक मुद्दा से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे। चलो हमको अंग्रेजों से ये मांग करनी है, ये मांग करनी है, ये मांग करनी है। ये सारे के सारे जो हैं, ये भी तीसरे भी सही हैं। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि इनमें से सभी, तो हाँ भाई इनमें से सभी, यानी टोटल क्या होंगे इनके आंसर, सही हो जाएंगे। यार, जिनको मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ा चुके हैं उनके लिए तो कोई हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक, उनको तो लग रहा है कि एकदम चलो रिवीजन हो रहा है। 27 है कि साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा कथन जो है, मतलब ये सुमेलित नहीं है, सही जगह नहीं है कि किन्होंने कहाँ से किया था। तो पहला है टी प्रकाशम मद्रास, नहीं, पहला है खली कुजुम्मा लखनऊ। ठीक है, तो खली कुजुम्मा लखनऊ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, टी प्रकाशम मद्रास, टी प्रकाशम मद्रास, ये भी सही है। और चौथा पहले देख लेते हैं, लाला लाजपत राय पंजाब, ये भी सही है। अब ये जो तीसरा है जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ से थे, ये भी लखनऊ से ही थे, तो ये 4 नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही, चौथा सही है, तीसरा गलत है। जवाहरलाल नेहरू भी लखनऊ से ही थे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी कहाँ से थे, लखनऊ से ही थे। कहाँ, साइमन कमीशन के विरोध होने में। तो यदि हम बताएंगे कि साइमन कमीशन का विरोध जो हो रहा था, कहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों ने क्या किया, गुब्बारा में लिख दिया गो बैक साइमन, और गुब्बारा आकाश में उड़ा देता था, आकाश में। ठीक है, यही ख मतलब लखनऊ जो आंसर आपको बताए हैं यही है। और इस सब के जो दिमाग कौन दिया था ऐसा करने के लिए, तो खली कुजम्मा, ये जो पहला ए नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यही करवाए थे। एक और बता दीजिए इसी से जुड़ा हुआ कि साइमन कमीशन कहीं से ट्रेन से जा रहे थे, तो उसके पैरेलल जो है समानांतर रोड बनी हुई थी, सड़कें, तो सड़क पे युवाओं ने क्या किया, ट्रक में लोड होके और काला झंडा लेके गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, जब तक वो ट्रेन उससे गुजरती रही साथ साथ, तब तक युवा साथ साथ चलते रहे। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीक़ा से, ऐसा तो बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो ये
मद्रास बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 28 नंबर पे। ठीक है, 28 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है किसने और अपनाया था। ठीक है, तो रीड और मुनरो दोनों बंदा था। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन दे दिया। अगर आंख मूंद के सो के उठिए मार देंगे रीड मुनरो, तो गलत, एक नहीं दोनों है, दोनों मार दो। ठीक है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाने वाला बंदा दोनों मारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्नवालिस के से संबंधित कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये जो है ना लिखने उखने में दिक्कत होगा, क्योंकि हम तो अभी आए ही हैं, एक दिन ही हुआ है इस पे आए हुए यूट्यूब पे, तो इसलिए ये दिक्कतें क्या होगी अभी होगी, कुछ दिन में हम इसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि पेन यहाँ पे मिल नहीं रहा था मार्केट में। तो कर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन क्या है, असत्य है यानी गलत चुनना है, ऐसा नहीं कि सही वाला मार देना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि नागरिक सेवा को जन्मदाता लॉर्ड कर्नवालिस थे। तो किन्हीं को कोई समस्या है, तकलीफ है, नहीं है, एकदम थे कर्नवालिस, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। दूसरा है कि यह 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। बिल्कुल ये भी सही है, इनमें भी किन्हीं को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरा है इसे कंपनी कर्मचारी के वेतन को बढ़ा दिया था। बात सही है भाई, जान लीजिए जो लोग नहीं जानते थे, ये बंदा ने क्या किया था, कर्मचारी के वेतन को बढ़ा भी दिया था। ठीक है, और चौथा है कि इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा के लोगों को प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। बताओ भाई, इस सस्ते में ठगने का कोशिश कर रहा है, कर्नवालिस ने किया था या किसी और ने किया था ये काम, ये जो दे रहा है 1800 में जो है नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के लिए जो है प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी। आपको पता होगा कि ब्लेजली ने 1800 में, कितना में, 1800 में ब्लेजली ने नागरिक सेवा में आने वाले जो लोग थे, युवा थे, उसको ट्रेन करने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था। तो ये कर्नवालिस का काम नहीं है भैया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए तीन जो पहला था ऑप्शन, एक तो जानते थे, दूसरा भी जानते होंगे, तीसरा नहीं जानते होंगे अक्सर लोग, तो सीख गए। ठीक है, चौथा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमने कि विनोदिनी दास, विनोदिनी दास के संदर्भ में कथन पर विचार करना। पहला दूसरा तीसरा है, और कूट वाला क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो कूट वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो चलिए हम लोग कूट पे बात करते हैं। पहला, उन्होंने अपनी आत्मकथा अमार अमार कथा के नाम से लिखी थी। दूसरा है उनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई, और तीसरा है उन्होंने बंगाल के एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया है। अब इस कूट में दिया पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा या सिर्फ तीसरा, कौन सा कथन सही है विनोदिनी दासी के बारे में। ठीक है, तो सभी लोगों के पता होगा विनोदिनी दासी जो थी 1863 से 1941 तक रही है इस धरती पे। ठीक है, और ये बंगाली रंगमंच की जानी मानी जो है हैसियत रही है, मतलब बहुत जानी मानी हैसियत है, नाटककार या निर्देशक जो भी कह लीजिए, बहुत अच्छा काम करती थी। और ये स्टार थिएटर कोलकाता में जो है 1883 में ये थिएटर भी बनवाई थी। ठीक है, अमार कथा के नाम से इनकी क्या आई थी, जीवनी भी आई थी। ठीक है, 1910 से 13 के बीच में जो है इनका क्या हुआ था, अमार कथा के नाम से इन्होंने लिखा था खुद से, और ये कई भागों में भी आया था, और इन्होंने कई मतलब अपने इनके कई किरदार थे। ठीक है, ये अभिनेत्री थी, एक संस्था की निर्माता थी, लेखिका थी, तो बहुत सारा काम अपनी ज़िंदगी में इन्होंने क्या किया है। और ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, इनके खिलाफ ये जो है काम करती थी कि समाज में सिर्फ पुरुषों का वैल्यू क्यों हो, महिला का भी होना चाहिए। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट आपको दिया है कि अमार कथा नाम से लिखा गया इनका आत्मकथा, तो बिल्कुल सही है भाई। कई भाग में लिखा गया, बिल्कुल सही, कई भाग में प्रकाशित हुआ 1910 से 13 के बीच में। तीसरा है बंगाल में थिएटर, तो बिल्कुल थिएटर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सभी तीनों के तीनों सही थे। विनोदिनी दासी के बारे में तो किन्हीं को कोई विनोदिनी दासी के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। किस प्रथा के खिलाफ लड़ती थी, पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ। ठीक है, इनकी भूमिका हुआ करती थी। ठीक, आत्मकथा का नाम अमार कथा, अमार। ठीक है, कई भाग में 1910 से 13 के बीच में। थिएटर कब बना भाई, 1883 में। ठीक है, 1883 में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते चलते, उसको माइंड में रखना है। चलिए 31 है, किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो क्वेश्चन में ही क्या चीज़ बता दिया, हिंदू कानून दर्शन के अध्ययन के लिए कौन सा कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज। कब, 1791 में। खाली नाम बता दीजिए बस, तो नाम आपको पता ही होना चाहिए, क्या होगा, जोगनाथन डक्कन, यही बंदा था ना। 1791 में जो है हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज को स्थापित करवाया था। चलिए, इससे पहले कोई एक वाइसराय थे जिन्होंने मुस्लिम कानून और उससे जुड़े चीज़ के अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाए थे। मदरसा, मदरसा होता है ना जो मुस्लिमों का, जिसमें जो है पढ़ाई अध्ययन किया जाता है। तो मदरसा की स्थापना आप लोग बताइए कि 1781 में किस गवर्नर जनरल ने करवाया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में मुस्लिम कानून और उसके संबंधित चीज़ों के अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए मदरसा बनवाया था कलकत्ता में। इसी के 10 साल बाद 81-10-91 1700 में हिंदू कानून उसके अध्ययन के लिए बनारसी में जो है
संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई जोनाथन डक्कन के द्वारा। तो दोनों चीज़ को आपको रिलेट करके पढ़ना है, मज़ा आ जाएगा फिर। 32 है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। भाई क्यों की गई? हमको लगता है कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री हमको कहानी के तौर पे करा देना चाहिए, क्योंकि इतना जो लोग पहला बार सुन रहे हैं उनको तो लग रहा है कहाँ से जा रहा बातें। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। 32 है ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन जो है इसकी नियुक्ति क्यों की गई थी भाई? तो आपको अच्छा से पता होगा क्यों की गई होगी, जो लोग पहले से हैं, कि जो 1919 का अधिनियम आया था उसी में एक लाइन लिखा हुआ था कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, और उसी समीक्षा के लिए जो है 1929 में होना था। अब 1927 में ही जल्दी जल्दी जो है पार्टी लगा कि चुनाव होगा अगले वर्ष और हम हार जाएंगे। तो जो सत्ता में थी वहाँ सरकारें, उसने कहा कि भाई हमको जल्दी करना पड़ेगा, तो तुरंत वो कर दिया। ये क्रेज लेने के लिए कि ये काम हमने किया, मेरी पार्टी ने किया, इसके लिए किया था। तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु जो है ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। किन्हीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं। साइमन कमीशन का आप लोग पढ़े होंगे कि विरोध क्यों हुआ, कि सभी लोग इसमें कौन थे? अंग्रेज थे, एक भी कौन नहीं था, हिंदू नहीं था। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। अलग अलग जब विद्रोह हुआ हमारे जो है, अभी तुरंत ऊपर जो क्वेश्चन आया था अपने पंजाब में जो है लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हो, बेचारे शहीद हो गए, वो भी क्वेश्चन शायद होगा आगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो आंख मूंद लिए और सती प्रथा को समाप्त करने वाला बंदा कौन है गोवा में? ध्यान रखना है। तो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला बंदा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, पूरा उसका नाम होगा, अल्बुकर्क हम बोल रहे थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी अल्बुकर्क से जो है पूर्व में पहला पुर्तगाली जो है एक और है, टकसाल बनाने का श्रेय इसको दिया जाता है अल्बुकर्क को, कि पूर्व में पहला पुर्तगाली टकसाल क्या होता है? जहाँ पे कोई सोना में पैसा जो होता है 1 रुपया 2 रुपया वाला सिक्का, उसकी ढलाई की जाती है। तो ये भी काम पहले ही बंदा कर चुका था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आया था कि भारत में पुर्तगाली जो है साम्राज्य है, इसके वास्तविक संस्थापक कौन है? ये अल्बुकर्क ही हैं। शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, उस पर हम लोग ये चर्चा किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर आपका, कि निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वो जानते थे कि मानव सत्ता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि चिंतन क्रिया के सभी क्षेत्र में व्यक्तियों तथा उनके राष्ट्रों के आपसी भाईचारा में नहीं थे। इसलिए अलग अलग राष्ट्र भी वो क्या करते थे, ये काम करते थे रह के। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में कथन है, स्टेटमेंट है। किसने बोला था? तो बताइए कितना बड़ा बंदा बोला होगा? जो पश्चिमी और पूर्वी समता का संयोजन चाहता था। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन का विरोधी था, ये था आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये स्टेटमेंट था कि राजा राम मोहन राय ये चाहते थे। तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर.एन. टैगोर, ए नंबर ऑप्शन जो आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए 35 है, हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित कौन से कथन पर जो है विचार करना है? तो डेरोजियो के 4 कथन दिया गया है, ये असत्य कथन पे हमको विचार करना, मतलब गलत को छांटना है, सही जो होगा हो ही जाएगा। चलिए, तो असत्य कथन कौन है देख लीजिए एक लोग आप लोग, कि पहला डेरोजियो का जन्म 1809 में हुआ था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हुआ था। 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया है उन्होंने, बिल्कुल हिंदू कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, टीचर के रूप में। उन्होंने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली थी, फ्रांसीसी क्रांति से क्या था, प्रभावित था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये जो है तीनों का तीनों अभी तक सही आया था। अब बनिए आंख मूंद के आप मार सकते हैं ना आंसर सही कौन सा होगा। अब चौथा करा, उनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी। बताइए कि 1809 में बंदा जन्म लिया है, 1831 तक पढ़ाया है और उनकी मृत्यु हो गई है इसी के बाद। तो कितना साल होगा 9 से 31 तक लेके? आपका 22 साल पूरा है अप्रोक्स। ठीक है, तो 22 साल होना चाहिए था, ये दे दिया है 32 साल, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, यानी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 22 वर्ष होना चाहिए था, 22 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। 36 है, 1851 में ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला? बहुत लोग अभी तक ज्योतिबा फुले को महिला ही समझते हैं। ठीक है, ये पुरुष है ज्योतिबा फुले, और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल खोला था 1851 में। ठीक है, तो आप लोग को रटा रटा क्वेश्चन होगा कि पूना में खुला था। ठीक है, तो पूना हो जाएगा। चलिए, और बातें इस पर करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। चलिए 37 है, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? पहला, अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उनके राज्य को अपहरण कर लिया था। सही है गलत है? पूछ रहा है असत्य है, तो ये सही है ये कथन, तो इसको हमको आंसर नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि अंग्रेज के साथ उनकी एक भयानक लड़ाई हुई, इसमें स्त्रियों तथा तोप चलाती, गोली बारूद बांटती हुई देखी गई। मतलब अंग्रेज से जब लड़ाई हो रहा था लक्ष्मीबाई का, तो स्त्रियां उनको सहायता कर रही थी, तोप मतलब चला रही थी, गोला बारूद बांट रही थी। बिल्कुल सही है, इनकी मुस्लिम मित्र भी है जो युद्ध में लड़ी थी। ठीक है, हम बता रहे हैं तुरंत। और तीसरा है कि रानी लक्ष्मीबाई
जो है हुमू से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति की प्राप्त हुई थी। और चौथा है कि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तो पहला दूसरा आपका एकदम सही कर दिए हैं। चौथा नंबर ग्वालियर में हुई थी, ग्वालियर के किला के बगल में, बिल्कुल सही है। डेट में थोड़ा सा मिस्टेक है, 17 मई 1858 जो लिख रहा है, नहीं 17 जून 1858 हो जाएगा। तो व्यक्ति भी सही है, ठीक है, सिर्फ वो हो जाएगा आपका 17 जून। तो ये आपका आंसर सी हो जाता है आपका, ठीक ना। चलिए, और उनकी मुस्लिम लड़की भी जो है दोस्त थी बचपन की, जो उनके साथ इस युद्ध में लड़ रही थी। चलिए, 38 है कि 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों के जो है ख्याति प्राप्त हुई थी। मतलब कौन ऐसा था अंग्रेज सैनिक जो बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व में था, कि सब कुछ हर जगह जब मतलब कि जब आ रहा था उनका नाम जो है जाना गया कि ये लोग ये विद्रोह को दबाए। तो पढ़िए, जॉन लॉरेंस बिल्कुल थे, आउटरम ये भी दबा रहे थे, कैवलॉक, नील, कैंपबेल, ह्यूज, इसमें सभी के सभी हो जाएंगे, जितने भी हैं सभी जो है कहीं न कहीं 1857 की क्रांति के विद्रोह को अंग्रेजों की तरफ से भारतीय विद्रोह क्या कर रहे थे, दबा रहे थे। सभी ऑल आंसर हो जाएगा। 39 है कैप्टन विलियम, मतलब गलत कथन चुनना। पहला है कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था। तो आया था सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। यानी कैप्टन जो है, नहीं, रुक जाइए। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर, तो ये 1608 में जहांगीर के जो है दरबार में आया था, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट पहला क्या है, गलत है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, सही है, ये स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा, ठीक है। रुकिए एक सेकंड, हम इसको ये करते हैं, हम पढ़ने में स्पीड में गलती कर दिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति अनुरोध करने के लिए आया था। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ गलत नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं सही ही पूछ रहा है, तो हम आंसर इसे नेगेटिव, डबल नेगेटिव है, इसलिए पहला ये क्या हो जाएगा, सही। दूसरा कह रहा, हालांकि सम्राट ने डच दरबारों के कारण इसे स्वीकार कर लिया। किसी के दबाव में आके अंग्रेज क्यों स्वीकार, मतलब कि यहाँ के सम्राट, मुगल सम्राट क्यों स्वीकार करेंगे, किसी के दबाव में नहीं थे। तो ये जो है आपका दूसरा नंबर क्या लग रहा है, गलत लग रहा है स्टेटमेंट, ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि बाद में 1612 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना बनाने की अनुमति दी, तो ये भी सही है तीसरा। तो हमको पूछा है कि कौन गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, तो कौन गलत नहीं है, पहला और तीसरा गलत नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, सी। मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है कि नेगेटिव में डबल नेगेटिव बना दिया और सही आंसर मांग रहा है, ठीक है। तो गलत वाला को हमको छोड़ के जो सही है उसको आंसर करना है। पहले कहा गलत नहीं है, तो गलत नहीं है तो जो सही है वो बताना है, तो पहला और तीसरा बताना है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए। इसमें कौन कौन से परिवर्तन थे, तो पहला, सेना में जो है भारतीयों के मुकाबला यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया और बंगाल में सेना का अनुपात 1:1 कर दिया गया था। जो लोग अच्छा से पढ़े 1857 की क्रांति को पता हो कि बंगाल में सेना का अनुपात 1:1 नहीं 1:2 किया गया था। तो एगो ब्रिटिशर और 2 भारतीय सेना, ठीक है, इसलिए बढ़ाया गया कि क्रांति जो है दोबारा न हो सैनिकों के बीच, ठीक है। तो ये पहला ही स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा 40 का, ठीक है। और पढ़ने का मन है तो पढ़ लीजिए, बाकी नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ही गलत है और 4 ही ऑप्शन है, तो पहला ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 1800 निम्नलिखित में जो है असत्य कथन को चुनिए। पहला, 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अनेक अंग्रेज अधिकारी ने इनकी प्रशंसा की, कहा कि बहुत अच्छा। तो बताइए ये बात सही था कि गलत था। असत्य चूतना तो बिल्कुल सही था, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने इससे क्या किया, दरकिनार रखा अपने आप को। 1857 की क्रांति को अंग्रेजी ने की प्रशंसा की। दूसरा है, रूढ़िवादी वर्गों में जो है सहयोग की इस रीति के अनुसार अंग्रेज ने सामाजिक सुधार की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि वह मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार की कदम 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो ये जो हमारे समाज में जो पहले सती प्रथा आ रहा था, विधवा पुनर्विवाह का सिस्टम नहीं था, विधवा जो हो जाती थी मतलब साथ ही दफना जा, ये सब जो सिस्टमें थी जो बंद किया, तो ये सब चीज़ जो है अंग्रेजों को जो है पता चल गया कि यही सब क्रांति का कारण है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं ले सकते हैं क्योंकि असत्य पूछ रहा है हमको। तीसरा कह रहा है कि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के शॉट मार दीजिएगा डिप्रेशन में। तो ये क्वेश्चन का कथन क्या असत्य है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कौन होंगे, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के कौन होंगे। तो द डिस्कवरी आप लोग पढ़ के आए हैं कि जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पर लगा है री अगर कहे तो मेघनाथ देसाई जो बंदा था उसने। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये गलत होने के कारण क्या हो जाएगा, आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि हमको तो गलत ही चुनना है। तो सी नंबर आपका आंसर क्या है, सही है कि ये पुस्तक है मेघनाथ देसाई का। जवाहरलाल नेहरू क्या है,
तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चौथा है द इंडियन मुस्लिम के लेखक कौन है, तो विलियम हंटर, बिल्कुल सही है, यही थे विलियम हंटर। चलिए 42 है का 1897 में, यानी 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई थी, ठीक है। तो किस अपराध के कारण, तो अपने भाषण और लेख के द्वारा सरकार के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहे थे लेखों के द्वारा, इसीलिए हुआ था। चलिए सही आंसर से बता देते हैं। 43 है कि ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूर की हालतों का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था। शब्द क्या लिखा था ये समझिए, पहले ये समझिएगा फिर समझ में आएगा कि मजदूर की हालत क्या थी अंग्रेजों के समय। आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवर की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घर, मतलब जहाँ न प्रकाश आ रहा है, न हवा आ रहा है और न पानी आ रहा है, ऐसे घर में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूर है। यानी भारत के मजदूर जो थे औद्योगिक मजदूर, उद्योग में काम करने वाले, ऐसे घर में रहते थे जहाँ न प्रकाश है, जहाँ न हवा है, न जहाँ पानी है, और आधा पेट खा के जानवर की तरह रह रहे हैं, ठीक है। ये कथन किनका है, ठीक है। तो ये कथन जो है जॉन एडम्स का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन थे बंदे, नहीं, जॉन एडम्स नहीं होगा, ये हो जाए योगोर्नी कुतुसिंकी, ठीक है, ये है योगोर्न कुतुसिंकी। ये थे आर्थिक इतिहासकार हैं, कहाँ के, ब्रिटिश शासन के, जर्मन के आर्थिक इतिहासकार, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखते थे। तो ये हो जाएगा इनका सही। 44 है कि चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध को जो है मुक्त कर दिया था, कब, 1835, 36, 34, 37 में। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन में जो है चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंध से मुक्त किया। प्रतिबंध लगा कब था और मुक्त कब किया गया, तो पहला हो जाएगा 1835 में इस बंदा ने किया था ये काम, ठीक है। भारतीय प्रेस को जो है मुक्त किया था, तो 1835 का सही आंसर है। चलिए 45 है कि 44 हो गया ना, 45 पे चलते हैं हम लोग कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त मैच करना है किस किस इलाका में हुआ था, और इलाका दे दिया है 1, 2, 3 में। तो पहला जो है आपके सामने ऑप्शन कि अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किधर हुआ था, तो ये जो है उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब उत्तरी कर्नाटक भूल भी जाइए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपको याद होगा, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक सही हो जाएगा। दूसरा है कि रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी कहाँ हुआ था, तो दिमाग लगे, रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे लगी थी, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस वाले इलाका में लगा था। पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है उधर ही पड़ता था, सटा हुआ इलाका, असम में, कुर्ग में, ये सब में हुआ था, तो ये आंसर हो जाता है। और तीसरा है महलवाड़ी, तो ये जो है आपकी संयुक्त प्रांत, अवध, ये सब वाला इलाका में लगा था, जिधर जो पंजाब का इलाका पड़ता था। तो आपका आंसर ए हो जाता, ठीक है। 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2, किन्हीं कोई दिक्कत नहीं। 46 के अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को, इस्पात को रेल ने भेद दिया और उनकी प्रणाली जो है प्राण शक्ति को छीन कर दिया। मतलब हमारे जो गांव थे सब अलग अलग थे, खुद में आत्मनिर्भर थे, ये जो है इस्पात जो आया जिससे क्या बना, रेल बना, तो इन्हें क्या किया, इस अलग अलग रहने वाले के कवचों को भेद दिया रेल ने और इसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। ये कथन किस बंदा का है, ठीक है। 46 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, ये होगा D.H. बुकानन, D.H. बुकानन का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में एक कथन किसने दिया था कि इस दरिंदा के सामने दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान को व्यंजित कर रही है। ये क्वेश्चन तो इतना तो मिल जाएगा स्टेटमेंट, ये छोटा सा जो स्टेटमेंट है कि बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में विरंजित कर रही है, या बुनकरों की हड्डियां से भारत के मैदान सफ़ेद हो गई है, ये स्टेटमेंट किनका है, तो ये विलियम बेंटिंक का है। किनका है, विलियम बेंटिंक का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 48 है कि भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में मुंबई में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जो है कौन हो जाएगा, कपड़ा मिल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो केवश जी नाना भाई द्वारा 1853 में। सबसे पहले कहाँ लगा था, कलकत्ता में लगा था। और पहली जूट मिल कह दे तो 1855 में, कहाँ, तो रिसरा, वो भी बंगाल में ही पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं 49 कि नील की खेती करने वाले किसानों से उत्पीड़न का संजीव चित्रण, सजीव मतलब कि जैसे जैसे होता था वो पूरी नाटकीय घटना को, नाटक है नील दर्पण, इसको किसने लिखा था, नील दर्पण के लेखक कौन है, आसान सा क्वेश्चन है कि दीनबंधु मित्र, तो दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण के जो है लेखक है यही लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 कि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा की सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूल की स्थापना की, और उन्होंने कुलीन ब्राह्मण विवाह, बहु विवाह की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। ये स्टेटमेंट किस बंदा के बारे में दिया गया है, ये किसके बारे में जो है कहा जा रहा है, तो आपको अच्छा से पता होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में यही बंदा का ये काम था, इनके कामों का जो है वर्णन किया गया है। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो 50 के बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग को जो हम बताए थे कि तैयारी के बारे में, ठीक है,
तो आप लोग जो हैं, जो टॉपर्स क्लब के स्टूडेंट हैं, वो इसी प्रकार से जो है पढ़ने का कोशिश करेंगे। जो टेलीग्राम के हैं उनको तो पता ही है, उनको कोई खास दिक्कत हुई नहीं होगी 50 क्वेश्चन में, ठीक है। हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये परफेक्शन का क्वेश्चन है, परफेक्शन आईएएस का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइम तो लेगा ही, क्योंकि आपको जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन बोले और क्वेश्चन बोले और एक आंसर है, बता टिक 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 मारते चले गए, ठीक है। उसमें टाइम बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन वो चीज़ अब एग्जाम में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। एग्जाम में अब इस टाइप पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्या हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चन आपका करा दिए हैं परफेक्शन का, मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो इसको 100 या 150 तक हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कल स्पीड को थोड़ा क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। चलिए, धन्यवाद।